पुलिस का मुकाबला भी किया, बच्चे गिरफ्तार हो गए और फिल्मी स्टाइल के अंदर बच्चों को पुलिस की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के छुड़ा के भी ले आए। मजबूत गांव है। वैसे तो तेजा गायन के बहुत कार्यक्रम थे जिले के अंदर, लेकिन मैंने कहा पीड़वा में तो पक्का ही जाऊंगा जब मेरा आपने इतना ध्यान रखा है। वैसे हर जगह जाने का प्रयास जरूर करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कल लाडनू इलाके के अंदर था, जाहिल में था, आज डीडवाना के अंदर हूँ। वैसे डीडवाना के अंदर एमएलए साहब पूरा मोर्चा संभाले बैठे, कई जगह नहीं भी जा पाऊँ तो भी काम चल जाता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल 2 बजे से पहले कभी सोता नहीं और गाना भी सही बना। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनके पिताजी के साथ भी सड़कों पर संघर्ष किया, परिवर्तन नागौर जिले के अंदर लाने का प्रयास किया हमने मिलके, विधानसभा में साथ रहे और रूपाराम जी के बेटे के साथ भी विधानसभा में 2-3 महीने रहने का सौभाग्य मिला। तो लोकसभा के अंदर चला गया मैं। तो देखो मैं सौभाग्यशाली हूँ। और इनके फादर साहब जो कि मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हुआ करता था, समय से बहुत गहरे संबंध थे। और रूपाराम जी की कमी निश्चित रूप से इस जिले के अंदर आम आदमी जब भी बात करता है अपने उनको याद करता है। दबंग थे, मजबूत थे और आम गरीब की लड़ाई लड़ते थे और लड़ते हुए पीछे नहीं हटते थे। ये रूपाराम जी की खासियत थी। और इसी इलाके से चेनाराम जी भी अपने जमाने के अंदर बड़े मजबूत नेता हुए। तो डीडवाना की धरती ने इस ग्राम पंचायत और इस इलाके अगर एक जयकारा हो जाए, उस जाति को सत्ता के अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा एक जयकारा नहीं था। आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले जब पीछे हम जाते हैं, हमारे थे दिल्ली में मंत्री थे, तेजा जी का मेला जो खरनाल के अंदर पड़ता है, मुझे अच्छी तरह याद है कि 20 साल पहले वो मेला तालाब के किनारे के पास 2-4-5-20 ठेले लग जाते थे, 2-4 चाय की होटल लग जाती थी और 1500 आदमी आते थे, तेजा जी का जयकारा करके चले जाते थे। ये 15 साल पहले की बात है। और 2007 के बाद पिछले 12 साल के अंदर खरनाल का मेला जिले के अंदर नजर ही नहीं आ रही है। और किसी से मिलते हैं तो भी रात के अंदर एक अंदर मिलते हैं वो लोग। तो भाइयों, आज जो हालात इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर है, हम सुरक्षित नहीं है। आज हमारे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं। आज पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर बात करें, डिग्री लेने के बाद नौजवान जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है, उसका सपना होता है कि वो अच्छे पद पर जाएगा। छोटे बच्चों को हम पूछते, बेटा क्या बनोगे? हर बेटा बेटी कहता है अंकल मैं डॉक्टर बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा, और अब कहते हैं वकील भी बनूंगा। और हमारे देश जब नेता है तो लोग ये भी कहने लगे नेता भी बनूंगा। पहले तो नेताओं की परिभाषा अलग थी, कहते नेता भी बनेंगे। कि मैं लोकसभा का मेंबर रहूं या नहीं रहूं, इस बात का फर्क नहीं पड़ता। हनुमान बेनीवाल आपके सम्मान को दिल्ली के अंदर ठेस नहीं लगने देगा, इतना भरोसा मेरे भाई को। मैंने राजस्थान के अंदर हुंकार भरी, मेरे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली की घोषणा करो, टोल मुक्त राजस्थान हो और किसान के बेटों को रोजगार के साधन मिले और बेरोजगारी भत्ता मिले। और हनुमान की हुंकार का ही परिणाम था जब नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर के अंदर हुंकार भरी और बजट सत्र था, सरकार ने घोषणा करी 50,000 का कर्जा माफ किया पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने, स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए और जाति जाति वसुंधरा ने 5 हॉर्स पावर की बिजली भी माफ कर दी। और ये किसकी हुंकार थी? हनुमान की हुंकार। और अब देखिए आप, मैं दिल्ली पहुंच गया। जब मैं दिल्ली पहुंचा, मुझे पता था कि दिल्ली में टोल माफ करना आसान नहीं है। आप जानते हो ना, दिल्ली तो दिल्ली है और हम तो एक है वहां पे, सिंगल पार्टी, एक मेंबर पार्टी। लेकिन फिर भी मामला लोकसभा के अंदर उठाया कि मोदी जी आप देश की चिंता कर रहे हो, लेकिन जब तक देश का किसान मजबूत नहीं होगा, अन्नदाता के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी नहीं जाएगा, तब तक न तो किसान के बेटे सीमा पे मजबूती से रक्षा कर सकते हैं और न ही किसान यहाँ का पेट, इस देश का पेट पालन कर सकता है। आजादी के 70 साल बाद किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी
इस देश के किसानों का पूरा कर्जा माफ करो और किसान के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ये मामला हनुमान बेनीवाल ने उठाया। मैंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। जो काम कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए था वो काम हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के अंदर आम भाइयों की बात उठाई। क्योंकि मैं आपके लिए लोकसभा के अंदर गया था, मुझे कोई शौक नहीं है दिल्ली के अंदर घूमने का। मैं कोई ज्योति मिर्जा नहीं हूँ कि मेरा ससुराल दिल्ली है, दिल्ली ससुराल है। तो ससुराल में भी कहाँ जाती है, यहाँ डोलती रहती है टाइम। बड़ी मुश्किल से इस बार आप लोगों ने सब माताओं बहनों का बड़ा योगदान था कि गीत गा के भेज दिया, भाई पावना फलकाओं खोटी हुए भेजो। मैं भी आएगा ला रहा लेने वास्ते चंद्राई गाँव था और लाडनू कौन सा गाँव था, चंद्राई मेरे मैं क्यों हरियाणा आवे क्यों आएगा, मैं तो लेना आएगा। और मैं कहता आए तो कमरते हो कौन, कोई ओरिजिनल हो कोई नकली तो नहीं आएगा क्या भाई बित का यहाँ ओरिजिनल। मैं कि भाई थारे सा गए कौन पे जब तो 23 तारीख मत करना दिन जाए। तो दिल्ली के अंदर हनुमान बेनीवाल गया और जाने के बाद प्रयास किया, जगह बनाने का प्रयास किया। दिल्ली बहुत बड़ी है और दिल्ली के आगे सब दिल्ली है, पूरा देश के अंदर सरकार है, दिल्ली से सरकारें चलती है। लेकिन आपके भाई ने तेजाजी का जयकारा जब लोकसभा के अंदर पहली बार पहुंचा तो मैंने तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया। वैसे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी 2008 में तेजाजी का जयकारा मैंने ही लगाया था, 8, 13, 18 और 19 के अंदर दिल्ली के अंदर। तब कई MP जो वहां तो देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अब अपनी संख्या ही माना था, अपन हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली 5 के बाद 6ठे स्टेट में अपने लोग ही नहीं, जाट समाज के, गुर्जर समाज की संख्या नहीं है। तो कई लोगों ने पूछा कि तेजाजी महाराज हु इज तेजाजी। मैंने कहा तेजाजी सब कुछ राजस्थान। तेजाजी तो भाई जहाँ अपन जैसी बात कहेंगे वैसा ही काम चलेगा, ये तो सही है ना, बोलने वाला चाहिए। और जिस कौम की कोई पैरवी नहीं करता, उस कौम की संख्या कितनी भी हो, अगर उसके वकील मजबूत नहीं हो, उस कौम के नेता मजबूत नहीं हो, उस कौम को कोई नहीं पूछता। गुर्जर आंदोलन जब राजस्थान के अंदर चला था, बेहतर गुर्जर मारे गए, भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा ने बेहतर गुर्जरों की जान ले ली, लेकिन गुर्जरों के नेता मजबूत नहीं थे। बेहतर गुर्जर मारने के बाद भी उस कौम को आज तक आरक्षण नहीं मिला। मैं तो उस वक्त भी बीजेपी के अंदर होते हुए गुर्जरों की लाशों के पास बैठा था, मेरे भाइयों को न्याय दिलाने के लिए गया था। मैंने कहा किसान के बेटे, इनके सीने पे गोलियां चली है, हमारा समाज भी इनके साथ है। तो भाइयों, जिस कौम के नेता कमजोर हो जाते हैं, जिस कौम की पैरवी जयपुर और दिल्ली के अंदर नहीं होती, उस कौम का कोई रखवाड़ा नहीं होता। और धीरे धीरे आप देखिए कि हमारी क्या स्थिति हो गई। बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर 7% यादव, मुसलमान और मेघवालों को साथ लेके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और दलित की बेटी मायावती यूपी के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा कर 3 बार मुख्यमंत्री बन जाती है। तो राजस्थान के अंदर हमारा सीएम क्यों नहीं बन सकता? 18-20% हमारी आबादी है, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों को साथ ले लो, गुर्जर, मीणा, यादव, ओबीसी के लोग साथ आने को तैयार है, 36 कौम साथ आने को तैयार है। बस आवश्यकता है कि जज्बा नेताओं के अंदर पैदा हो। मैंने तो बहुत कोशिश करी थी, बाड़मेर से लेके भरतपुर तक तमाम उन नेताओं से जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े पदों पर रहे, मंत्री रहे, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। वो बंद कमरे में जरूर कहते हैं कि राज ठीक होने पार्टी में अपनी चाले होने, तो बोलो आप, बोला टिकट कट जाए तो टिकट कट के क्या हो जाए, वैसे टिकट लेके क्या कर लोगे? तो भाइयों, तुम्हारा तो टिकट कट जाएगा और मैं मंत्री पदों के ठोकर मार के लड़ रहा हूँ। ठोकर मारी 3, 8, 13, 18 के अंदर। ये तो सीएम ने नागौर के अंदर कहा था कि हनुमान को मंत्री बना रहा था। अगर मैं अकेला कहता तुम मेरी बात मानते ही नहीं, आप तो सोचो ऐसे ही भाषण दे रहा है। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा जब तो मानी ही नहीं मानी, कि मैंने हनुमान को कहा कि मंत्री बन जा और नागौर में कांग्रेस की जो ज्योति है इसके साथ लग जा। मैंने कहा लगूंगा जरूर, लेकिन इसका इलाज करने के लिए लगूंगा। 2009 के अंदर जो गलती रूपाराम जी और मैंने की थी, ज्योति को MP बनवाया, और 13 में कोशिश करी और 19 के अंदर मैडम को रवाना कर दिया, चली गई। अब दिल्ली जब मैं जीत के गया, तब आप में से लाखों लोगों ने सोचा होगा हनुमान मंत्री बनेगा, थी ना आपकी इच्छा सब, लेकिन मंत्री में बन जाता।
अगर मैं आरएलपी को बीजेपी में डाल देता। समझ गए आप लोग? मैंने कहा नहीं, 23 के अंदर आरएलपी राजस्थान के अंदर लड़ेगी। चुप बैठने वाली पार्टी नहीं। आरएलपी से नहीं बना कि मैं राज्य मंत्री का पद लेके आ जाऊं। और आजकल मंत्रियों को मिलता क्या है? लाल बत्ती तो छीन ली मंत्रियों के बेचारों है क्या लाल बत्ती? मैंने तो 5 साल वैसे आनंद ले लिया, पिछले 5 साल खूब लाल बत्ती लगा घूमा। एक बार कहा कि आपकी लाल बत्ती उतार दे। मैंने कहा माँ का दूध पिया है तो नागौर से 1000 गाड़ी लेके गया था, लाल बत्ती उतार के दिखा देना वसुंधरा, और बाड़मेर गया था ठेठ लेके, बाकी पुलिस रास्ता छोड़ दी, उतार ली हनुमान की लाल बत्ती। मैंने प्रयास किया, कोशिश की, जिस तरह तेजाजी गुजरी की गायों के लिए लड़े, हनुमान बेनीवाल ने भी इस कौम का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रदेश की धरती पे और दिल्ली की धरती पे हमेशा लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ता रहूंगा। और भाइयों, जिस दिन मुझे लगेगा कि अन्याय हो रहा है और मेरी कौम की पैरवी में ढंग से नहीं कर पा रहा, 1 मिनट भी नहीं टिकूंगा और भाग के आ जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा ही आदमी हूं। मैं टिक नहीं सकता ज्यादा देर। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से काम हो रहा है, मेरे भाई राजी है तो मैं रहता हूं। और मुझे लगता है कि मेरी वजह से अगर बदमाशों को फायदा हो रहा है तो उस जगह मैं ज्यादा देर नहीं बैठता, निकल जाता हूं जगह से। इसीलिए तो आप लाखों की तादाद के अंदर मेरे साथ जुड़ गए। राजस्थान में नेता तो बहुत हुए, मेरे से बड़े बड़े नेता हुए। 50-50 साल तक मेरे तो 3 एमएलए हैं, 15-15 एमएलए भी आ गए थे लोगों के, लेकिन उन्होंने मुकार नहीं भरी, वो अपनी पार्टी नहीं बना सके। झंडा दूसरा था, कभी तो हरियाणा की उधार की पार्टी लाए, कभी यूपी की पार्टी, कभी कांग्रेस अर्स लाए, तो कभी दूसरी स्वतंत्र पार्टी लाए। भाइयों, पहला किसान का बेटा हूं, खुद की पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बनाने के साथ साथ अपने तमाम उन भाइयों का ध्यान रखा। इस राजस्थान के 30, 40, 50 जगहों पे मैंने ये भी ध्यान रखा कि हनुमान की वजह से मेरे कौम के विधायकों का, तेजाजी के भक्तों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान राजस्थान का। तभी तो तेजाजी महाराज मेरा ध्यान रखे और उनमें से मेरे भाइयों ने वापिस ध्यान रख लिया कई जगहों पे मेरा वापिस। क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, मैं ज्यादा बातें करूंगा तो चेतन जी का मंत्रिमंडल में कहीं नंबर आ रहा है और गड़बड़ हो जाए गणमाने से। इसलिए मैं थोड़ी सी आपको संदेश दूंगा। ये वीर भूमि है, डीडवाना के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक है नागौर जिले के अंदर, और डीडवाना वो धरती है जिसने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ, सामंती प्रथा के खिलाफ बिगुल बजाया था। बड़े बड़े दबंग नेता इस धरती से हुए, और डीडवाना हमारी शान है नागौर जिले की। वैसे तो डीडवाना जिला बनते बनते रह गया था, मुझे लग रहा कोई और ही बनाएगा उसको जिला। कई लोग सपने लेके आए, उनसे तो बना नहीं, घूमते रहे मैडम मैडम करते। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैंने देखा डीडवाना के अंदर जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां कहते थे, उन लोगों ने लोकसभा के अंदर मेरा विरोध किया, और विरोध करने के बाद उनकी शर्म मत्ती मारी गई और बीजेपी कार्यक्रमों में घूमने लगे वापस। ओपन विरोध किया। लेकिन भाइयों, मैं भी थकने वाला नहीं हूं। हनुमान का मौका जिस दिन लगेगा 1 मिनट भी, मैं पींच के पानी निकाल दूंगा उन नेताओं का जिन्होंने मेरे साथ गड़बड़ करी, मेरे कौम के नौजवानों के साथ गड़बड़ करी, जिन्होंने जीवन गोदरा हत्याकांड कराया, जिन्होंने इस राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को खत्म किया, जातीय जेल घोड़ा और खुद पर्दे के पीछे हो गए। ऐसे नेताओं को सलाखों के पीछे भी डलवा देंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि ऐसे नेताओं की सेटिंग दोनों तरफ रहती है। बीजेपी के राज में तो मालिक बन जाते हैं और कांग्रेस के राज में चमचे बन के उन बड़े नेताओं के घरों के बाहर खड़े रहते हैं ताकि कोई कार्रवाई नहीं हो। लेकिन जब पूरी कार्रवाई अपन खत्म कर देंगे तो अपना भी हो जाएगी कार्रवाई। तो जब जनता हुंकार भरती है तो बड़े बड़े नेता चले जाते हैं हुंकार के आगे। और इस बार तो वैसे कोई राजस्थान के अंदर जो चुनाव था, इसको मैं कोई जीत नहीं मानता किसी पार्टी की, मैं मेरी जीत मानता हूं। मैंने कहा मैं वसुंधरा को लंदन भेजूंगा और गहलोत को भगाऊंगा, ये मेरा नारा था।
तो वसुंधरा को लंदन भेज दिया और गहलोत साहब को वेंटिलेटर पे डाल दिया 99 पे। 101 थोड़ी आई थी। मैंने मेरे भाइयों का भी ध्यान रख लिया, अपनी कौम के विधायक बढ़ा लिए, जो ज्यादा गड़बड़ कर रहे थे उनको डाउन कर दिया राजस्थान के अंदर। क्या कि नहीं किया, मारवाड़ तो उठा के देख लो सारा। ये तो हनुमान की हुंकार और ये छोटे भाइयों का जोश था कि तेजा जी के जयकारे के साथ आगे बढ़े। भाइयों पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर 2-3 महीने पहले धक्के चढ़ जाता तो 25 से ज्यादा सीट राजस्थान की मेरी अकेले। मुझे छोड़ के भागे नेता मेरे तमाम, जो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे। कोई 3 महीने पहले छोड़ के भागा, कोई 1.5 महीने पहले छोड़ के भागा, और अकेला हनुमान रह गया लड़ता हुआ। और हनुमान को राम की तलाश थी, राम मिला नहीं, और हनुमान लड़ता रहा, अपनी कौम का ध्यान भी रखता रहा, और जो कौम के लिए नासूर बन चुके थे उनका इलाज भी करता रहा। और लड़ते लड़ते 18 के रिजल्ट आ गए, 3 जीत गए। और देखो मेरे पे भगवान की कितनी कृपा, 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के एमएलए जीता के लाए मैं दोनों। बसपा पार्टी जो शेड्यूल कास्ट की बात करती है, 6 एमएलए जीते, लेकिन एससी का एक भी नहीं है। एससी के वोट लेके दूसरे बन गए वहां पे। और मैंने हमारे समाज के वोट दिला के 2 शेड्यूल कास्ट के, एक इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ से 2 एमएलए एससी के बनाए। और 25 जगह कम से कम 20,000 से लेकर 55,000 तक वोट लिए। 25 जगह 57 उम्मीदवार लड़ाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर नहीं थकोगे, मैं थकूंगा नहीं। और अगला जो 23 का जंग है वो मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। भाइयों, हम परिवर्तन करना चाहते हैं राजस्थान का। हम चाहते हैं कि सत्ता किसान के बेटे के हाथ के अंदर आए। देखो लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, या इतनी जनता की ताकत हो कि सरकार को झुका दो। लेकिन सरकारें भी आप देखो कैसी हो गई। सरकार कहती कुछ है, दोपहर को कुछ कहती है, शाम को अपना बयान बदल देती है, दूसरे दिन बयान तीसरा आता है। ये तो सरकारें भी सरकारें नहीं रही। अब मुझे तो बड़ा, अभी हाईकोर्ट का एक आदेश पड़ रहा था कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ। ये कहा हाईकोर्ट ने, तो अशोक जी बोले हाईकोर्ट कौन होता है, मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं तो मिला हुआ हूं वसुंधरा से। और बेचारे गरीब बन जा रहे। जब गया अशोक जी से, कांग्रेस के बंजारा नेता भी थे मिलने के लिए, तो बोले सीएम साहब पुकार सुनो। अरे भाई तुम्हारा तो हाईकोर्ट हटा रहे हैं, जाओ जाओ तुम यहाँ से, मैं थोड़ी सुनूंगा। तो हाईकोर्ट कह रहा, एक तरफ तो हाईकोर्ट गरीबों को उजाड़ रहा है, सरकार हाईकोर्ट की पालना कर रही है, और दूसरी तरफ उसी हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही राजस्थान के अंदर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं थोड़ा ही हूं, मैं तो नहीं हूं सरकार के अंदर, मैं तो पोल खोल रहा हूं सरकार की। और मैं तो बीजेपी की भी अगर कहीं गड़बड़ करती है तो पोल खोल देता हूं। मैं तो आरएलपी हूं, तीसरा मोर्चा हूं, मैं तो अलग बोल रहा। मैं तो हनुमान जी हूं, जहां आवश्यकता पड़ती है कि कमजोर कौन पड़ता, मैं तो उसी के साथ खड़ा हो जाता हूं। मैं तो कमजोर के पीड़ित के साथ हूं। तो भाइयों, आप सबने स्वागत सत्कार किया, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी, धन्यवाद दूंगा। भाई अमरजीत जी सरपंच को, मेहरचंद जी को, हमारे मेघ जी खाटू सरपंच साहब, और तमाम जो सरपंच गण यहाँ पधारे, और जो आपने मेरा साथ इस बार डीडवाना के अंदर दिया। चुनाव का जब रिजल्ट आया था, उससे पहले विरोधी कई तरह की बातें कर रहे थे कि डीडवाना के अंदर अनुमान 20,000 से हारेगा, मकाना में 40,000 से हारेगा, वहां लाडनू में 20,000 से हारेगा, ऐसे करके जोड़ बाकी कर रहे थे। तो मैंने तो मेरा जोड़ पहले ही निकाल दिया था। मैंने कहा जीत 1,40,000 से ज्यादा होगी, और जीत का आंकड़ा 1,80,000 पार कर गया। और जिन बाबा ने, जिनके नाम से 70 साल तक नागौर को ठगा, जितने वोट से बाबा खुद कभी नहीं जीता, उससे ज्यादा वोटों से उनकी पोती की दुकान समेट के और दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया हनुमान। तो मैं तो देखो, मैं तो इसलिए आया हूं धरती पे। अभी तो बहुत काम करने मेरे को, योग संयोग नहीं बैठ रहा। गठबंधन कांग्रेस से होने वाला था, हुआ नहीं, बात बढ़ गई और इधर हुआ बीजेपी की तरफ। लेकिन भाइयों, गठबंधन दिल्ली के लिए हुआ है, राजस्थान के लिए नहीं हुआ गठबंधन। राजस्थान के अंदर अगर आपके हितों पे कुठाराघात होगा,
मैं आपकी पैरोकारी ढंग से नहीं कर सका तो हनुमान फिर आंदोलन करेगा राजस्थान की धरती पे। युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की जो सरकार ने घोषणा करी, वो 3500 रुपए किसान के बेटे को दिलाऊंगा और मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, और उसी को लेके हुंकार वापिस चालू हो जाएगी। क्योंकि हमें अब रुकना नहीं है, हमें अब थमना नहीं है, हमें राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। एक बार असली तेजाजी का भक्त किसान का बेटा अगर सीएम बन गया तो 50 साल आगे आ जाओगे, चाहे आपके कितने अधिकारी बन जाए, कितने वकील बन जाए, लेकिन सत्ता की चाबी लोकतंत्र के अंदर जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक आपका भला नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मैंने चुनाव के पहले एक बयान ये भी दिया था कि अगर कोई दूल्हा ढंग का मिल जाए तो मैं उसका बाराती भी बन जाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, या तो बनूंगा बाराती और या बनूंगा दूल्हा। तो देखो मेरी आरएलपी का तो दूल्हा बन ही गया मैं, अब आरएलपी बढ़ जाएगी। अब तो देखो अभी छात्र संघों के जो चुनाव थे, इतनी डिमांड थी राजस्थान के अंदर, और मैं अगर चुनाव लड़ाता तो अखबार के फ्रंट पेज पे यही छपता कि आरएलपी ने 50 से ज्यादा कॉलेजों में जीत दर्ज की, 3 विश्वविद्यालय जीते। लेकिन मैं बच्चों में झगड़े नहीं करना चाहता था। मुझे पता था आरएलपी लड़ेगी, एनएसयूआई में अपने बच्चे, आरएलपी में अपने बच्चे, कई बच्चे एबीपी से टिकट ले आते हैं और कई बच्चे एसएफआई से भी ले आते हैं। लड़ते तो सब हमारे वाले। तो मैंने कहा एक लड़ाई एक और मैं क्यों डालूं, मैं तो कम करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आरएलपी को मैंने छात्र संघों के अंदर नहीं उतारा। लेकिन अब पंचायत चुनाव के अंदर अगर आपका मूड हो जाएगा सबका, बात कर लेंगे। हैं क्या जीत गया? कौन है ये? चुनाव लड़ा था डीडवाना कॉलेज, 4 जने लड़े थे ना? क्या नाम है? कोई नहीं भाई। राम रतन यहां से चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे अब एक बार लड़ा तो आगे बढ़ता जाना। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव लड़ते जाना। नौकरी की भी कर लेना, नौकरी लग जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आरएलपी तो है, इधर आ जाना मेरी। सब बच्चों को एडजस्ट करूंगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान तो बच्चों को बिगाड़ रहा है। मुझे बताओ कभी मैंने ऐसा भाषण दिया क्या जमीनों पर कब्जा करो? कहा क्या? कभी ऐसे भी नहीं कहा कि तुम नशा करो। मैंने कहा नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हम किसान के बेटे ऐसा काम करना है कि माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए। जब यहाँ चौपाल के अंदर माता पिता बैठे और टेलीफोन आए कि आपके बेटे ने इतना बड़ा काम किया, वीरता का काम किया, खेल के अंदर गया, पढ़ाई में नौकरी लगी, या फला जगह अच्छा काम किया, तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता कि मेरे बेटे की तारीफ हुई। और पता लगे कि बेटा बोलेरो चोरी करते हुए पकड़ा गया, पता लगे कि लाइट के तार चोर रहा था रात को। आजकल अपने वाले सारा जो पुराने वालों को धंधा छुटा गया, इसमें बहुत लगे लोग, बता रहा हूँ हकीकत कर। अब एक तरफ तो हम समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कि हमारे भाई जो समझ नहीं पा रहे इस बात को, बेरोजगारी से तंग आके बच्चे गलत दिशा के अंदर चले जाते, मिलता क्या बताऊं मुझे। मैं तो आपकी हर पीड़ा जानता। एक जगह में भाषण दे रहा था तो मेरे साथ चलने वाले बच्चों ने मुझे कहा कि अगर ऐसे भाषण दोगे तो आज के बाद हम आपके साथ नहीं चलेंगे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आप बार बार कह रहे हो डोडा पोस्ट, तस्करी, दारू की, हम तो आधे ज्यादा आपके साथ चल रहे हैं डोडा दारू वाले। मैंने कहा मरो रे यार, मैं क्यों, क्या करें, क्या करोगे आप बताओ। अब भाई मैं तो मेरी बात कहूंगा मैं आपको, लेकिन अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर बच्चों के धंधा नहीं होता तो बच्चे बेचारे कोई न कोई काम करते हैं। लेकिन करो तो भी वो भी ईमानदारी से करो, नेक काम करो। मतलब मैं ये कह रहा हूं जब सरकार खुद शराबबंदी नहीं कर रही है और सरकार को शराब से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है हर साल, तो हमारे बच्चों को फिर तंग परेशान भी नहीं करे। अगर किसी की दुकान खुल गई लॉटरी भाग्य से तो बेचारे को 8 बजे की जगह 7:45 बजे पुलिस वाले पहुंच के कह देते हैं कि तेरे तो 8:15 होगी, दे पैसे ला। कौन चेक करता हूँ बताओ? तो ये भी तंग करते हैं उनको। तो जो काम सरकार, देखो मैं तो शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन शराब बंद हो नहीं सकती फिलहाल। सरकार के पास पैसा क्या है? सरकार के पास तो भुगतान का ही पैसा नहीं। जो ठेकेदार काम कर गए, 3-4 ने तो आत्महत्या कर लिया भी राजस्थान के अंदर, भुगतान नहीं मिला पीडब्ल्यूडी के अंदर। आप सड़क बनाने की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ जो सड़कें बनी उनको ठीक करा लो, वो भी ठीक हो जाए। फिर भी जब अमरजीत ने कही ये बात पीड़वा के अंदर, एमएलए साहब भी बैठे,
वैसे एमपीओ के जो सड़कें होती नहीं, हम तो दिल्ली के अंदर सड़कें तो राज्य की, हमारे पास तो रेल होती है। रेल लानी है क्या कहीं, बताओ। वो रेल की बात उठाई मैंने कहा नागौर जाइल डीडवाना और डीडवाना से कुचामन, उस सर्वे को जो कैंसिल किया था वापिस आपने पढ़ा होगा। 7 तारीख को जो मीटिंग थी उसमें मैंने करा दी, ये तय है मैं रेल नागौर के अंदर 2-4 जगह नई रेल लाऊंगा, रेल लाइनें भी लाऊंगा, जो मेरे पास है मैं ले आऊंगा। और बाकी यहाँ स्टेट में एमएलए साहब जोर लगाएंगे और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा व्यक्ति मंत्री बने नागौर जिले के अंदर। तो बाकी तो रेलम पेल हो रखी है, अभी हालात बहुत खराब है, चारों तरफ जो जीते हैं लोग, आप देखो किस तरह बिजनेस करने के अंदर लग गए। सब शाम को डायरी लेके बैठ जाते हैं, ऐसा यहाँ लगा देंगे पैसा, वहां लगा देंगे। आप बताओ, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ हम जैसे लोग हैं जिनके ऊपर इतना कर्जा बढ़ता जा रहा है। पता लगता है कि गाड़ी कहीं फॉर्च्यूनर नहीं छीन जाए, कहीं घर खाली नहीं हो जाए, इतना ऋण है, बैंक का कर्जा है। तो भाइयों, ये विकट हालात के बीच हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो संघर्ष करता है वो जीतता है। सरपंच साहब ने सड़क की बात करी, कौन सी सड़क थी, कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो मैं तो, अगर मेरा मौका लगा सड़कें बनाने में, तो 10-20 सड़कें अगर मेरे कहने से जिले में बनी तो निश्चित रूप से पीड़वा की एक सड़क भी बनवाऊंगा मैं अलग से। एमएलए साहब तो करेंगे प्रयास, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा मौका लगेगा सड़क बनाने का। मेरी चलेगी ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हालात इसमें तो हनुमान की तो चलनी है। तो एमएलए मेरे पास 2 ही हो, एक तो और हो जाएगा क्यों, 3 तो पक्के हो जाएंगे। और मंडावा के अंदर भी चैन से नहीं बैठने दूंगा मैं दोनों पार्टियों का। आप चिंता मत, तो देखते हैं क्या हालात है। तो भाइयों, आगे का आने वाला समय आपका है, सड़क भी आपको बनाएंगे। और अमरजीत के मुंह से 10 लाख निकल गया।